पांचवी पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई उसमें निर्धनता जो थी, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर इंदिरा गांधी ने काफ़ी महत्वाकांक्षा पाल ली थी और इसको उन्होंने भारत के आर्थिक विकास में गरीबी उन्मूलन को केंद्र में रखा और इसके लिए उन्होंने 20 योजनाएं, 20 तरह की जो टॉपिक्स हैं, 20 कार्य योजनाएं तैयार की। 20 इस 20 तरह की योजनाओं में 20 तरह के लक्ष्यों को एक साथ उन्होंने कहा कि ये 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण साबित होगा और भारत में गरीबी उन्मूलन हो जाएगा। ये सारी पंचवर्षीय योजनाएं जितनी भी हमारे यहाँ लागू हुई, इन सबों में खास बात यही रही कि हम लोगों ने जो लक्ष्य रखते हैं, हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा कि 5 साल में हम गरीबी को उन्मूलित कर देंगे, 5 साल में हम जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित कर लेंगे और जो भी लक्ष्य थी। सर, ये जो रोजगार गारंटी योजना थी 20 सूत्री में नहीं आती थी? हाँ, सब उसी में है। तो आप इसमें क्वेश्चन पूछे थे, इसमें मुख्य कारण क्या था? 20 सूत्री में ही सब आ जा रहा है, तो मेन मुख्य तो 20 सूत्री कार्यक्रम ही है। 20 सूत्री कार्यक्रम में रोजगार गारंटी और बहुत सी योजनाएं थी, रोटी के समय भोजन की उपलब्धता, मकान वाला सब बहुत कुछ था। टोटल गरीबी उन्मूलन के लिए हो गया 20 सूत्री, लेकिन इनमें इन सभी में से मुख्य कारण आप पूछे थे? मुख्य कारण 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करना, उसी के तहत सभी थे। तो इस तरह से देखा गया, मूल बातों को समझो पहले कि पंचवर्षीय योजनाएं जब भी लागू होती थीं, जितनी भी लागू हुई, हम लोगों ने उसमें एक लक्ष्य तय करते थे, एक लक्ष्य रखते थे कि इस लक्ष्य को इसमें हम फुलफिल कर लेंगे और कंप्लीट करके अगर हम परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू कर रहे हैं तो इस स्थिति तक हम सारी चीज़ों को लक्ष्य, बाद में भी वर्तमान सरकार भी 5 साल या जो भी वो लक्ष्य करती है 2024 तक हम सभी गांवों तक शुद्ध पेयजल पहुंचा देंगे, सभी गांवों को यहाँ तक हम मुख्य सड़क से जोड़ देंगे, ये लक्ष्य रखते हैं हम। लेकिन हर लक्ष्य फुलफिल हो ही नहीं पाता। कभी भी यह नहीं हुआ कि हम इस 5 जो लक्षित लक्ष्य को लेकर जो नियोजित कार्यक्रम के तहत हम जो एक लक्ष्य तय करते हैं, उन लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर पाते हैं और अधूरा छोड़ के चल देते हैं। जैसे जवाहर रोजगार योजना आई, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना आई और उसके बाद रोजगार गारंटी योजना आई, बहुत तरह की रोजगार योजनाएं आती रहीं। उसी तरह से आवास के क्षेत्र में कई योजनाएं आती रहीं, जाती रहीं। लक्ष्य हम तय करते हैं लेकिन कभी प्राप्त कर ही नहीं पाते हैं। यह हमारी नियोजित योजनाओं का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है और इसके पीछे यह चिंता का भी विषय है कि हम जो लक्ष्य मानते हैं, जो लेकर चलते हैं, उसको बिना पूरा किए नई योजनाओं को ले आते हैं। कभी कभी तो पुरानी योजनाओं को नए नाम से ले आते हैं और अधिकांश आज जो योजनाएं चल रही हैं सब पुरानी योजनाओं को नए नाम से फिर से लागू करते हैं। यानी कि हम जितनी भी योजनाएं लाते हैं उसमें लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और इसी कारण से हमारी जो भी आर्थिक व्यवस्था है वह भटक गई है। कारण कि हर योजना का कहीं न कहीं एक लक्ष्य होता है, उसको प्राप्ति करने के बाद हम एक बेहतर करने की बात होती है। इन्हीं सब कारणों से जब जनता दल सरकार चौधरी चरण सिंह की सरकार आई 78 में, उन्होंने इस बात को माना कि हम जो पंचवर्षीय योजनाओं में जो लक्ष्य लेकर चलते हैं वह आधा अधूरा छोड़कर फिर नए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई योजनाएं बनाते हैं और हम पुराना छूट जाता है। इसलिए कहा कि ऐसे पंचवर्षीय योजनाओं का कोई लाभ नहीं है, ये बेकार है। हम हर बार लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते हैं और नए सिरे से शुरू हो जाते हैं। तो जनता सरकार आई, कहे कि पुराना जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना, उसको 1 साल पहले ही कहा कि बंद करो, सब बकवास, हम नई योजना बनाते हैं। और 78 में
इस नई सरकार ने अलग अलग ढंग से योजनाओं का निर्धारण किया, नया पंचवर्षीय योजना लागू किया, छठी पंचवर्षीय योजना। इस योजना का जो पूर्वाग्रह था या कहे कि उसका जो उद्देश्य था वह था कि हम जो पिछले योजना में जो लक्ष्य रखे थे उसको अधूरा नहीं छोड़ना है। अगर गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य लेकर चल रहे थे तो जब तक वो पूरा नहीं होगा हम नई योजना शुरू नहीं करेंगे। इसी कारण से इसको रोलिंग प्लान कहा गया। रोलिंग प्लान रूल करेगा, यानी कि पिछला अगर जहाँ पूरा नहीं हो रहा है तो तब तक जब तक वो पूरा नहीं हो जा रहा है हम नई योजना नहीं बनाएंगे। अनवरत योजना, अनवरत मतलब तब तक जब तक कि वो हम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। इस कारण से जनता दल या इसकी नई सरकार जो बनी थी उसका था कि इनकी पंचवर्षीय योजनाओं का जो स्वरूप था वह रोलिंग प्लान के थॉट पे था। यह थॉट आया कहाँ से? एक थे बहुत बड़े राइटर, इकोनॉमिस्ट गुन्नार मर्डल, उनकी एक किताब थी द एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा, उस किताब में इस रोलिंग प्लान के संबंध में विस्तार से वर्णन था। जनता दल सरकार जो थी वह इस बात के लिए तैयार हो गई कि भारत के इकोनॉमिक सिस्टम को अगर विकसित बनाना है या उसको एक मजबूत करना है तो इस रोलिंग प्लान सिस्टम को लाना होगा। और इस कारण से उन्होंने इस छठी पंचवर्षीय योजना को अलग अलग तरीके से योजना बनाई। एक टाइप की योजना थी कि जो तत्काल ज़रूरत की योजनाएं होती, जिसमें बजट उजट होता था 1 साल का, हमको उसको करंट इशूज़ पे हमको प्लान करना है। उसके बाद एक दूसरे टाइप का था कि एक ऐसी योजना बनाएं जो 2 साल की हो, 3 साल की हो, 4 साल की हो। इस तरह से 2, 3, 4 साल की योजनाएं बनाई कि कुछ योजनाओं को 2 साल में पूरा करना है, कुछ को 3 साल में, कुछ को 4 साल में। अगर वो 2 साल में पूरा नहीं होता है तो उसी योजना को आगे एक्सटेंशन देंगे। 3 साल की योजना जो लक्ष्य लेकर चले उसको उसमें पूरा करना है, अगर नहीं होता है तो उसको एक्सटेंशन देंगे। इस तरह से एक जो करंट इशूज़ पे हुआ 1 साल वाला बजट उजट हुआ। दूसरा टाइप हुआ कि 2 साल, 3 साल, 4 साल के लक्ष्य को लेकर चलने वाली योजना है। अब एक तीसरे टाइप की योजना थी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। इस तरह की योजनाएं कि यह काम 5 साल में होगा, यह काम 10 साल में पूरा हो जाएगा, या 15 में, या 20 साल में। यानी कि कुल 3 टाइप की उन्होंने योजनाओं को निर्धारित किया। एक 1 साल वाला, एक 2, 3, 4 साल वाला, और एक तीसरा टाइप 5, 10, 15, 20 साल वाला। और इन सबों योजनाओं का एक ही व्यवस्था थी कि जो योजना को हम रखे हैं 2 साल में पूरा करने का, अगर पूरा नहीं होता है तो उसको अनवरत करेंगे, उनको रूल और आगे बढ़ाएंगे, रोलिंग कर देंगे। कि अगर हमने लक्ष्य रखा है कि 2 साल में हम सबको शिक्षा उपलब्ध करा देंगे, अगर ये 2 साल में अगर हम ये लक्ष्य रखते हैं कि 2 साल में हम सबों को प्राइमरी एजुकेशन उपलब्ध करा देंगे और 2 साल में नहीं कर सके तो उसको 3 साल, नहीं हो सका 4 साल, यानी कि रूल अनवरत। यह जनता दल सरकार की बहुत बड़ी योजना थी, सचमुच में एक था। लेकिन खराबी क्या थी? खराबी ये थी कि 2 साल में अगर हम जो लक्ष्य रखते हैं, 2 साल पूरा होते होते अगर कहें कि किसी गांव में 40 बच्चों को स्कूल उपलब्ध करा देना है, 2 साल में वो बच्चे बढ़ के 60 हो गए, तो 40 का टारगेट लेके चले थे हम, वहाँ हो गया 60। स्कूल 1 बनाना था, अब 2 बनाना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि यह योजना को कहा गया कि तब कैसे होगा, तो कहा कि नहीं, हर बार जो योजना चल रही है उसको उस समय तक फिर से मूल्यांकित करके उसको एक्सटेंशन देना होगा। जैसे गांधी सेतु को अभी ज़रूरत थी 6 लेन बनाने की, लक्ष्य हुआ कि 5 साल में यह 6 लेन का पुल वहाँ बन जाएगा। लक्ष्य लग के चले, 5 साल तक पहुँचते पहुँचते आबादी इतनी बढ़ गई कि अब 6 लेन से काम नहीं चलेगा।
अब उसको 8 लेन बनाना होगा। तो फिर अनवरत योजना में यही खराबी थी कि 5 साल के बाद फिर उसको 6 लेन की योजना को 8 लेन में बदल देना है। ऐसा ही सभी योजनाओं के साथ होता, यानी कि कभी ना कोई योजना पूरी ही नहीं हो पाएगी। अगर यहाँ के इतने गरीबों, इस गांव के सभी लोगों को रोज़गार दे देना है, 5 साल में सबों को रोज़गार दे देना है। इस गांव में 50 युवा हैं, लेकिन 5 साल आते आते वो बढ़ के 70 हो गए। हम तो लक्ष्य लेके चले थे 50 का रोज़गार दें। ये ऐसे यही ना प्रॉब्लम कि क्या होगा आगे की ज़रूरत हमारी क्या होगी, ये कोई नहीं जानता है। तो इस कारण से यह अनवरत योजना बहुत ही समस्या में पड़ गई कि न कभी उस लक्ष्य को पा सकते थे, न उसमें लक्ष्य को हम निर्धारित करके उसको पूरा कर पाते थे। यहाँ था कि करो चलो, कम से कम 6 लेन का पुल तो बन गया, लेकिन वहाँ हम फिर 8 लेन बनाने लगे तो फिर 10 लेन, अंत नहीं है ज़रूरतों का। तो पहले एक लक्ष्य को पूरा कीजिए, उसको फिर तत्काल फिर ज़रूरत के अनुसार मूल्यांकित मत कीजिए। यह अनवरत योजना भी कई कारणों से फ्लॉप हो गया। कई देशों में इसने लाभ कमाया, जैसे स्पेन में, जापान में यह रोलिंग प्लान काफ़ी सफल रहा क्योंकि उसके पास संसाधन थे। लेकिन मैक्सिको, म्यांमार जैसे छोटे मोटे देश में यह रोलिंग प्लान और भी घाटे का सौदा हुआ, यह रोलिंग प्लान उसमें ख़त्म हो गया। तो इस तरह से भारत में इस रोलिंग प्लान की अवधारणा को इस जनता दल सरकार ने अपने तमाम चीज़ों के बावजूद करने की कोशिश करते हुए 2 ही साल में यह सरकार गिर गई 1980 में। और फिर से 1980 में इंदिरा गांधी विशाल बहुमत के साथ भारत की प्रधानमंत्री बनी और वो आते ही कहा कि क्या फालतू रोलिंग प्लान, अनवरत योजना, न कभी पूरा नहीं होगा ये कोई भी योजना। अभी तो है कि हम कोशिश करते हैं कि उसको पूरा कर दें। तो उसको आते ही इस 6ठी पंचवर्षीय योजना को जो 2 साल ही चला था उसको तत्काल रोक के कहा कि नई 6ठी पंचवर्षीय योजना हम लाएंगे 1980 से 1985 तक। यानी 6ठी पंचवर्षीय योजना 2 बार आई है। 78 से 83 तक जो सोचा गया था वो 78 से 80 में ही ख़त्म। वो अनवरत योजना थी, रोलिंग प्लान था। लेकिन इंदिरा गांधी 80 में आती है और इस अनवरत योजना को ख़त्म कर नए सिरे से नई पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करती है। उसका नाम भी 6ठी ही रखा गया। यानी 6ठी पंचवर्षीय योजना 78 से 80, फिर दूसरे टाइप का 80 से 85। इसमें इंदिरा गांधी ने फिर से आते ही कहा कि 14 बैंकों का हमने राष्ट्रीयकरण किया है, 6 बच गए हैं। आते ही जुलाई में फिर 6 और बैंकों को राष्ट्रीयकरण करती एक ही कलम से। राष्ट्रीयकरण करने का बैंकों से क्या फायदा मिलता है? क्वेश्चन एक पूछे थे हम, निवेश बढ़ाने की प्रवृत्ति। अभी जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है तो इससे क्या है कि बैंक अगर सरकारी बैंक होगा तो उसका उद्देश्य होगा कल्याण। वहाँ के जो भी एम्प्लॉय होंगे उनको यह डर नहीं होगा कि हमको वेतन मिलेगा कि नहीं। कहेगा कि गांव में जाके खोलो बैंक का इकाई और गांव के लोगों को लाभ पहुंचाओ। और गांव के लोगों की स्थिति क्या है कि वो अगर ऋण लेते हैं या उधार या कुछ भी करते हैं तो बैंक को, सरकारी बैंक है तो उसको क्या है, हमको क्या है, ले लो, जो सरकार माफ़ करेगी नहीं करेगी। सरकार कहती है अन्न पर इसको दीजिए, मुआवजा दीजिए, फलना पर। तो ये सरकारी अगर राष्ट्रीयकृत होगा तो इन दूर दराज के गाँव में भी इकाइयाँ खुलेंगी और वहाँ वो इसके काम करेंगी। राष्ट्रीयकृत की प्रक्रिया क्या होती है? बहुत दूसरा, अब निजी बैंक होगा तो वो कहेगा कि हम गांव में क्यों जाएं, वहाँ हमको कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ हमको बैंकों से लाभ नहीं होगा। हम यूनिट कोई खोलेंगे तो वहाँ से हमको रिटर्न नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। वो लाभ सोचेगा अपनी नई इकाई खोलने में। वैसी इकाइयों को प्राइवेट निजी संस्थान बंद कर देते हैं जहाँ से जिस इकाई से लाभ नहीं मिलता है। लेकिन जब राष्ट्रीयकृत हो जाएगा तो लाभ की बात ही नहीं रहेगी, वो खोलेंगे। ठीक है, इस कारण से निजी और सार्वजनिक की बात आ रही है। तो उस टाइम जो 2 साल के लिए सरकार मोरारजी देसाई थे ना, हम मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह 2 आदमी बने थे। उनका सरकार गिरने का
वो था, यहीं से भारत में राजनीति का अपराधीकरण शुरू होता है। ये भारत में राजनीति की नई परिभाषा इस शासनकाल से लोकतंत्र की जो नई भाषा सामने आती है, इसी जो जेपी आंदोलन की ही देन है। नीतीश, लालू और वो एक तो कौन है, मोदी, सुशील मोदी, ये सब उसी संपूर्ण क्रांति के नेतृत्वकर्ताओं में हैं, ये तीनों। और यही तीनों बिहार के सारे शासन तंत्र को जेपी आंदोलन की जो फ्रॉडिज्म थी, जो कमीनापन था, इस राजनीति में शुरुआत हो जाती है। राजनीतिक भ्रष्टाचार का यहीं से शुरू होता है खेल, जब मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, और भारत में राजनीति का जो विद्रूप स्वरूप सामने आता है, वो यही काल था। और इसके बाद से कांग्रेस ने अपनी तमाम, जो उसके बाद से स्थिति भारत की राजनीति बदलती चली गई। तो खैर ये अलग मुद्दा है। तो जब कांग्रेस, इंदिरा गांधी आती हैं तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती हैं, और ये फिर से एक नई बात शुरू करती हैं कि आत्मनिर्भरता इनको चाहिए। और इस तरह से उन्होंने कई ऐसी चीज़ों का शुरुआत की, कपाट की शुरुआत की, उसके बाद ड्वाक्रा और कई ऐसी योजनाएं शुरू करती हैं वो, जो 82 में है। 84 में फिर इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। 84 में हत्या के बाद उनके बेटे यही राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। और ये आते हैं तो ये तो थे विदेश से पढ़े लिखे, आधुनिक सोच के, और आते ही 85 में इन्होंने नई पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना। इनमें आधुनिकीकरण का भूत सवार था कि भारत में कंप्यूटराइजेशन, आधुनिक तकनीक और आधुनिकता को बढ़ावा देकर हम आत्मनिर्भर बनेंगे, आधुनिक चीज़ें लाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हम अपनी आधुनिक चीज़ों के साथ स्थापित होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, और तब जाके हम सामाजिक न्याय करेंगे। सामाजिक न्याय की पहली बात इसी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू होता है, 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो बाद में सामाजिक न्याय एक महत्वपूर्ण नारा बनता चला गया। राजीव गांधी काफ़ी आदर्शवादी प्रधानमंत्री थे। ये आदर्श इनके सामने था कि सारी चीज़ों को हम आधुनिक बनाकर हम और व्यवस्थित कर पाएंगे। लेकिन इन्होंने स्पीड पोस्ट की शुरुआत की, उसके बाद इन्होंने एक सेबी का गठन किया। सेबी का गठन वो शेयर मार्केट को नियंत्रित करने के लिए, और इसने और भी 2-3 योजनाएं शुरू की। लेकिन सभी योजनाओं का उद्देश्य था कि हम किस तरह से हम एक व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ सकें। लेकिन 89 में इन्होंने एक नई व्यवस्था के साथ सिडबी की स्थापना की। ये क्रांतिकारी काम था 1989 में। सिडबी था स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, यानी छोटे लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन 90 आते आते भारत की राजनीतिक जो स्थिति थी भयावह हो गई थी। आरक्षण, बोफोर्स मामला, पहले तो बोफोर्स मामला आया, जिसमें राजीव गांधी की सरकार बुरी तरह से फंस गई वीपी सिंह के कारण। और वीपी सिंह आते हैं तो मंडल कमीशन ला के आरक्षण की बात करने लगते हैं। और इसी समय फिर अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस की बात होने लगती है। ये सब राजनीतिक स्थिरता जो आती है 90-91 के दशक में, इस समय राजनीतिक अस्थिरता इतनी भयावह हो जाती है कि यह 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंत आते आते भारत की आर्थिक स्थिति भयावह हो जाती है। इसके पास विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका रहता है। और इसी राजनीतिक अस्थिरता के बीच चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, और वो भारत की इस आर्थिक रसातल, आर्थिक आपातकाल की स्थिति में वो उधार विश्व बैंक से लेते हैं कई शर्तों के साथ। और इसी समय 91 में भारत में LPG उदारीकरण, निजीकरण की शुरुआत होती है, और भारत में यहीं से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है। और भारत इस पंचवर्षीय योजनाओं के पुरानी कथाओं को
अब नए सिरे के साथ मूल्यांकित करने लगता है और अगली पंचवर्षीय योजना जो 90 में ख़त्म हो रही थी 91 में लागू नहीं हो पाती है। 91 की राजनीतिक अस्थिरता ने जो 91 में शुरू होना था 90 से 91 में नहीं शुरू होता है, अब 92 में जाकर 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होती है और उसकी कहानी हम अगले क्लास में बताएंगे।